साथ मौजूद है नेता प्रतिपक्षी यशपाल आर्य जी। यशपाल जी, उत्तराखंड सरकार ने बजट अपना पेश कर दिया है। आप किस तरीके से देखते हैं कि किन भावनाओं को और किन जो लोग हैं, चाहे वो किसान हैं या आम जनता है या पहाड़ों को लेकर के, किस तरीके से सरकार ने काम किया है? बजट में क्या क्या सब चीज़ें हैं वो आपने देखा वहाँ पर, और किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए जो बजट पेश हुआ है, प्रस्तुत किया है सदन में सरकार ने, निश्चित रूप से कर्ज में डूबा हुआ बजट। आप देखेंगे, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जो बजट एट ग्लांस, बजट एक नज़र में, उसमें स्पष्ट है कि राज्य गठन के बाद, अंतरिम सरकार बनने के बाद से लेकर 2017 तक राज्य 35,000 करोड़ रुपये में का कर्ज में डूबा हुआ था, और 2017 से 21-22 तक से 70,000 करोड़ रुपए के कर्ज में डूबा है। एक तरफ 15 साल और एक तरफ 5 साल, ये सरकार की स्थिति है। और प्रति व्यक्ति जो कर्ज है वो 95,000 रुपया कर्ज प्रति व्यक्ति को है। और मैंने इनसे कहा, मैंने कहा आज कैग की रिपोर्ट आ चुकी है, सदन में पेश बाद में की गई, लेकिन अखबारों के माध्यम से साफ जाहिर है कि चिंता जाहिर की है कैग ने कि किस तरह से आगे भविष्य में ये कर्ज से निजात मिलेगी। कर्ज की अदायगी भी है, कर्ज का ब्याज भी है, कैसे चुकाएंगे। 5,500 करोड़ की से जो जीएसटी से हमें धनराशि मिलती थी वो इस वर्ष बंद हो जाएगी। और सरकार का क्या है कि जो धनराशि डेवलपमेंट के नाम पर, प्लान के नाम पर राज्य सरकार ने बजट में प्रस्तावित थी विभागवार, वो भी खर्च नहीं कर पाए हैं। सिंचाई विभाग में 41% धनराशि खर्च नहीं कर पाई है सरकार। सिंचाई के महत्वपूर्ण है किसानों के लिए, सबके लिए। ट्यूबवेल बनते, नहरें बनती, लिफ्ट स्कीम होती, लेकिन कुछ नहीं, पॉन्ड्स बनते, कुछ नहीं, खर्च नहीं कर पा रही सरकार। और गैरसैंण हमारी प्राथमिकता में है, इनकी प्राथमिकता में हो या न हो। गैरसैंण का भवन कांग्रेस शासनकाल में स्थापित हुआ भराड़ीसैंण में, और इस बजट में गैरसैंण के लिए धनराशि की व्यवस्था नहीं है बजट में, किसानों के लिए नहीं है। रोजगार के अवसर खत्म हो गए हैं। 40,000 पद रिक्त हैं, और प्रदेश सरकार ने कहा कि हम 24,000 पदों में सरकारी नौकरों से सरकारी नौकरी देंगे 24,000 नौजवानों को। और 3 साल पहले जो पद रिक्त थे 23,000, वो समाप्त कर दिए हैं। रोजगार का कुछ नहीं है, रिवर्स पलायन के बारे में कुछ नहीं है, किसानों की आय दुगनी करने की बात कहते हैं, इसमें कुछ नहीं है। बिजली उत्पादन, बाहर से बिजली हम खरीद रहे हैं, बिजली अघोषित बिजली कटौती है। इन्होंने कहा था कि हम बिजली 24 घंटे बिजली देंगे किसानों को। आज किसान खेती, जो धान की खेती है वो लगाने से वंचित है। ट्यूबवेल बंद हैं, उद्योग इकाइयाँ बंद हो चुकी हैं कि उद्योगों में छटनी हो रही है कर्मचारियों की। छात्र छात्राओं की प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं, सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम थे, पढ़ ही नहीं पाए। तो व्यापारी है, मझोले व्यापारी हैं, छोटे व्यापारी हैं, सब परेशान हैं। इस तरह से इस प्रदेश में कहा जाता है कि डबल इंजन की सरकार कहा जाता है। बड़ी उम्मीदें हैं, और सारा जो भी डेवलपमेंट है, भाई सहायता योजनाएं, नाबार्ड से लोन, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई बैंक से लोन, विश्व बैंक से लोन, आखिर कैसे ये राज्य को कहाँ ले जाना चाह रहे हैं, ये हमने सदन में बखूबी उठाया। और हमने कहा
कि ये कर्ज से निजात हमारे प्रदेश के हर व्यक्ति को कैसे निजात मिलेगी और इसका अंत कैसे होगा। कोई हमारे सामने कोई प्लान नहीं है कि हम आय के साधन बढ़ाने के संसाधन कैसे जुटाएं, इसके बारे में कहीं कुछ इनका दृष्टि नहीं है। किस तरह से हम बिजली उत्पादन करेंगे, किस तरह से पर्यटन प्रदेश कहा जाता है, ऊर्जा प्रदेश कहा जाता है। आज ऊर्जा प्रदेश हम सरप्लस बिजली की बात करते थे, आज हमें बाहर से बिजली खरीदनी पड़ रही है और उसके बावजूद ही कटौती है। पर्यटन प्रदेश, चारधाम यात्रा में हम पूरी तरह फेल्योर रहे हैं। सड़कें बदहाल सड़कें हैं, मौतें हो रही हैं और चारधाम में तो इन्होंने कह दिया कि 150-52 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं और इन्होंने कहा इन्हें मोक्ष प्राप्ति हो रही है। तो इस शर्मनाक बयान इस तरह के आ रहे हैं, तो मेरा मानना है कि सरकार अपनी जवाबदेही से बच रही है और प्लान और नॉन प्लान का बजट बढ़ रहा है, प्लान में कटौती हो रही है। सर, चार धाम यात्रा चल रही है, पूरे देश से और विदेशों से यहाँ जो है श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। विपक्ष इसको किस तरीके से देखता है कि जो चार धाम यात्रा है वो सुचारू रूप से, या फिर जो यात्रियों को, जो पर्यटक है या जो श्रद्धालु है, उनको सरकार क्या सुविधाएं नहीं दे पा रही है? देखिए, मैं नहीं कह रहा हूँ। चारधाम की यात्रा में जिस तरह के हालात हैं, लगातार तीर्थ यात्रियों की मृत्यु हुई है। सरकार ने कहा कि इन्हें मोक्ष प्राप्त हो रही है। चारधाम यात्रा के मायने हैं मोक्ष की प्राप्ति। घंटों घंटों जाम, 8-8 घंटे, 10-10 घंटे जाम और कहीं पड़ाव नहीं, कहीं उनके यात्रियों के रहने की, तीर्थ यात्रियों के रहने का कहीं ठहराव नहीं, कहीं ठिकाना नहीं। छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सड़कों के किनारे, कोई कहीं पर उनके नित्य कर्म के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं और लगातार मौतें हो रही है। बस एक्सीडेंट हो रहे हैं। मध्य प्रदेश के 25 तीर्थयात्री मौत के मुंह में समा गए हैं। टिहरी में मौतें हुई हैं। तो इससे कैसे हम कह सकते हैं कि सरकार की ये जो चारधाम की यात्रा थी चाक चौबंद थी, कोई प्रभावी योजना नहीं, कोई ठोस कार्य योजना नहीं और कैसे बेहतर हो सकती है चारधाम यात्रा, इसके लिए कोई सोच नहीं। यहाँ तक कि धर्मस्व मंत्री हमारे माननीय सतपाल महाराज जी हैं और उसमें 2 मंत्रियों को और तैनाती की गई। सुबोध उनियाल जी, माननीय सुबोध उनियाल जी हैं, माननीय धनसिंह रावत जी को भी जिम्मेदारी दी गई चारधाम यात्रा की, माननीय मुख्यमंत्री ने दी। तो इसके मायने क्या है कि उन्होंने स्वीकार कर लिया कि ये धर्मस्व विभाग कुछ करने की स्थिति में नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने संज्ञान लिया, प्रधानमंत्री जी संज्ञान लिया। उन्होंने वहाँ की चारधाम यात्रा में जिस तरह की व्यवस्थाएँ थी, जिस तरह से वहाँ कूड़ा करकट का ढेर था, कचरे का ढेर था, वहाँ के सामाजिक संगठनों को बधाई दी और ये सब टीवी चैनल्स में दिखाई दिया। और जो हमारे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अभिकरण के सदस्य हैं श्री राजेंद्र सिंह जी, उन्होंने ऋषिकेश में प्रेस की और वहाँ कहा कि मैं सरकार के इस चारधाम यात्रा से संतुष्ट नहीं हूँ। कोई उनका ठोस योजना नहीं थी, जिसकी वजह से इतना वहाँ पर अव्यवस्थाओं का नज़ारा देखने को मिला। सर, पूरे देश के जो युवा है वो सड़कों पर है और उत्तराखंड भी इससे छूटा नहीं है और उत्तराखंड में भी जो युवा है वो सड़कों पर उतर रहे हैं। कहीं लाठीचार्ज हो रहा है, कहीं मुकदमे दर्ज युवाओं पर किए जा रहे हैं। विपक्ष इसको किस तरीके से लेता है? देखिए, अब अग्निपथ के नाम पर युवाओं को धोखा देने का काम हो रहा है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बहुत दुखद स्थिति है। भर्तियां नहीं हुई, सेना की भर्तियां नहीं की कई वर्षों से और जो भर्ती में जिन लोगों ने अपने शारीरिक परीक्षा उन्होंने फिजिकल टेस्ट पास किया, उसके आगे की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। नौजवान हताश से कुंठित होकर इस फैसले का विरोध करने के लिए सड़कों पर आतुर है उतरने को और पूर्व प्रदर्शन भी कर रहे हैं। उन पर लाठीचार्ज हो रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, बर्बरतापूर्वक उनके साथ हमले किए जा रहे हैं और एक प्रकार से डर और भय का वातावरण बनाने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस पार्टी ने, हमारे आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी ने कहा कि नौजवानों से भी कहा है, उन्होंने कहा हिंसा का रास्ता त्यागें, अहिंसा का रास्ता अपनाएं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें। उत्तराखंड तो सैनिक प्रदेश है, यहाँ का हर परिवार का कहीं न कहीं एक सदस्य सेना में है, बहादुरी और वीरता का इतिहास है और यहाँ पर
नौजवान जब उनके पिताजी उनके दादाजी फौज में जाते हैं आते हैं लौट के, तो वो बच्चा भी देश के लिए कुर्बानी देने को लिए देश के लिए सेवा करने के लिए तैयार तत्पर रहता है। लेकिन आज वो कहाँ रोजगार, कहीं अपने को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। ये विडंबना है। और कांग्रेस पार्टी इस विषय को लेकर, अगर युवा है तो देश है, और हम युवाओं के बिना देश की कल्पना नहीं कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा पूरा समर्थन है, और हम कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में पूरे देश में नौजवानों के साथ है। हमारी अध्यक्ष जी ने भी कहा है, सोनिया गांधी जी हमारी अध्यक्ष हैं, उन्होंने संदेश दिया है, और हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी ने भी इस बात को बखूबी उठाया है। पूरी कांग्रेस एकजुट होकर इस वक्त अग्निपथ के जिस दुष्परिणाम होंगे, जो हमारे सुरक्षा सलाहकार हैं, जो सुरक्षा के जानकार हैं, सुरक्षा संबंधी मामलों के जानकार हैं, उन्होंने भी इस कदम का विरोध किया है। धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ यशपाल आर्य जी, जिन्होंने लगातार सदन से लेकर सड़कों तक विपक्ष के रूप में सरकार को घेरने का काम किया, और लगातार कहा कि कांग्रेस एकजुट होकर आगे लड़ाई लड़ते रहेगी। राहुल सिंह, उत्तराखंड।